उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अपने मुहाने पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रुधौली विधानसभा जो कि बस्ती जनपद में पड़ता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत चौधरी। सर, क्या माहौल चल रहा है इस बार कांग्रेस का? कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों को जो एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे ज़्यादा माहौल है। लोगों को अब लोग ये कहना चालू कर दिए हैं कि सब लोगों को देख लिया, जिस तरीके से महंगाई से लेके सारी चीज़ों का रेट बढ़ गया है, कांग्रेस के बिना उद्धार नहीं है। इस समय कांग्रेस के फेवर में अंडर करंट है। ये जनता के मिलने के बाद में हम लोगों को पता चला। विपक्ष तो कह रहा है कि कांग्रेस यूपी से बाहर। विपक्ष क्योंकि उसको ये चीज़ का पता नहीं है, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो जो उसने चश्मा पहन रखा है उस चश्मे से वो हकीकत को नहीं देख पा रहा है। वो सोचता है कि झूठी बातें बोलकर लोगों को बरगला कर हम फिर से वोट ले लेंगे, लेकिन लोगों ने उसको देख लिया है। अब वो लोग उनकी बात में आने वाले नहीं हैं। सर, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर के आप रुधौली विधानसभा बस्ती जनपद से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। युवाओं को लेकर के रुधौली विधानसभा में आपको क्या दिखा कि कैसे काम करेंगे कि युवाओं को कुछ हासिल हो सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं में इस समय फैली हुई है और मैंने क्षेत्र में घूम घूम के देखा, सबसे बड़ा समस्या युवा बेरोजगारी है। लोग बिना काम धंधे के हैं और लोग इस तलाश में हैं कि कौन उनके साथ अच्छा कर सकता है। इसीलिए रुधौली विधानसभा के चुनाव में मैंने ऐलान किया है कि मैं 5,000 लोगों को रोजगार दूंगा और 3,000 लोगों को नौकरी दूंगा। इतने युवा आपके साथ हैं रुधौली विधानसभा? पूरी फौज है। फौज है? पूरी फौज है। गारंटी के साथ? क्या गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बता दूं कि इंजीनियर सुशांत पांडे जो हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव थे, अभी उन्होंने आज ही यहाँ से रिजाइन किया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया टिकट ना मिलने के नाते। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि युवा आपके साथ हैं? देखिए, इंजीनियर सुशांत पांडे, प्रशांत पांडे जो भी थे, उन्होंने 2019 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। वो कोई पुराने कांग्रेसी नहीं थे और उन्होंने ज्वाइन इसीलिए किया था कि कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, टिकट मांगेंगे और मुझे टिकट मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, कांग्रेस अपनी पॉलिसी पूरी बदल चुकी है। कांग्रेस में 90% अपने वर्कर को, जो बहुत दिनों से पार्टी में हैं, उनको प्रायोरिटी दिया है। आया राम गया राम को इस बार प्रायोरिटी नहीं दी गई है। मुझे कांग्रेस ने प्रायोरिटी दिया, मुझे टिकट दिया। मैं 2006 से कांग्रेस का सदस्य हूँ और 2009 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2 बार मुझे टिकट नहीं मिली, फिर भी मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। तो आज पार्टी ने मुझे जाके 2022 में टिकट दिया। सर, बहुत सालों से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार था, अब वो जनाधार देखने को नहीं मिल रहा। आप भी जोर आजमाइश कर चुके हैं कई बार बस्ती से, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके से काम करना होगा कांग्रेस को और आपको, खासकर रुधौली विधानसभा में, जिससे कि इस बार आपको रुधौली विधानसभा का सेहरा जो है जीत का वो आपके सर पे बचे? ऐसे में आपको क्या करना होगा? देखिए, मैंने जो आपको बताया कि कांग्रेस बहुत दिनों से नहीं थी, वो बात आपकी, जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट में हम सरकार में नहीं थे, लेकिन 2009 में हम 27 सीट के करीब करीब जीत के पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीट हम लोगों को मिली थी, जो बीजेपी उस समय 10 सीट पे भी नहीं थी। कांग्रेस को 27 सीट लोकसभा में मिला था। लेकिन लोगों ने बसपा को देख लिया, सपा को देख लिया। अब लोगों का झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। अब कांग्रेस का वनवास का अंत होने जा रहा है और युवा, खास करके जो युवा बेरोजगारी है, वो इतनी चरम सीमा पे है कि लोग इससे ऊब चुके हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ऐलान किया कि मैं 5,000 लोगों को रोजगार और 3,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, जब मैंने ऐलान किया कि मैं वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी मैं रुधौली विधानसभा में चालू करूंगा और साल का 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग देके
उनको इस लायक बनाऊंगा कि उनको कहीं भी 20,000 25,000 रुपये महीने की अच्छी जॉब मिल सके। युवाओं की फौज मेरे साथ खड़ी हो गई। जाति धर्म संप्रदाय के सारे चीजों को उन्होंने तोड़ दिया और रोजगार के नाते हर वर्ग के लोग एकदम से साथ में खड़े हैं। आज मैं आपको बताऊं, मेरा यूथ के टीम ने, यूथ के लोगों ने मेरा प्रोग्राम लिया है। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख में 4 दिन में मेरी 8 मीटिंगें यूथ के साथ है। जब से उस मीटिंग में कम से कम 5,000 यूथ आने वाला है। हमारे लोगों के प्रोग्राम गांव-गांव में लग गए हैं। आज अगर मैं डेली का 5 प्रोग्राम 6 प्रोग्राम कर रहा हूं और सारे प्रोग्राम मेरे सक्सेसफुल जा रहे हैं, तो मुझे तो अपने विधानसभा में मैं बिजी हूं, मैं दूसरी जगह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मेरे विधानसभा में मैं देख रहा हूं कि मेरे रोजगार के जो बात मैंने रोजगार पे की है लोगों से, और उनको जो मैं रोजगार देने की बात कर रहा हूं, उसमें लोगों का झुकाव बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा है। मतलब जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। ठीक है। कॉफी विद काशिफ के साथ आपका ये इंटरव्यू, तो तीखे सवाल लाजमी है। रुधौली में आपके कितने कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। रुधौली में देखिए, रुधौली में हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे। कांग्रेस पार्टी के पास में हर न्याय पंचायत पे, हर बूथ स्तर पे कार्यकर्ता है। एक आंकड़ा जानना चाहूंगा। मैं दो चीज बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस के कम से कम 500 के ऊपर से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में इस समय कांग्रेस के काम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मेरे पर्सनल है, क्योंकि मेरा रुधौली विधानसभा का ही मैं रहने वाला हूँ, मेरे रिलेटिव सारे वहीं हैं, और मैं क्योंकि यहाँ पे एक श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल मेरा है, तो वहाँ के लोग मेरे पास ज़्यादा आते जाते थे, तो इसलिए मेरी पर्सनल भी लोग मेरे से 150 के करीब मेरे से जुड़े हुए हैं। तो इस समय 600-650 लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जो गांव-गांव में जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, आपका पर्सनल कार्यकर्ता है? नहीं, कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, मेरा भी कार्यकर्ता है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। बबनान के सईद खान, जो कि वहां से अध्यक्ष थे नगर पंचायत के, वो चुनाव लड़े थे। 35 से 40 हजार रुपये सिमट गए थे वो। तो उसमें कितना वोट आप कांग्रेस का पा रहे हैं, कितना वोट आप समाजवादी का पा रहे हैं? देखिए, ये जो समाजवादी के साथ समझौता हुआ था, वो समाजवादी के खिलाफ पूरा एंटी इनकम्बेंसी था। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी के साथ समझौता करके सबसे ज़्यादा खराब काम किया था, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कांग्रेस अकेले लड़ती थी पूरे प्रदेश में, तो भी इसके पहले आप देखिए 42 विधायक कांग्रेस के थे। समाजवादी के साथ समझौता चूक थी, मतलब ये आप मानते हैं कि चूक थी, बहुत बड़ी चूक थी। हम 42 सीट से 7 सीट पे आ गए थे, क्योंकि हम एक तो कम सीटों पे लड़े, और उसके बाद जहां हम कांग्रेस का लोग लड़ा, वहां समाजवादी के लोगों ने वोट नहीं किया। तो जो अगले बार सईद खान लड़े थे, उनको 52,000 वोट जो मिला था रुधौली से, वो सिर्फ कांग्रेस का वोट था, ना कि समाजवादी का वोट था। मतलब रुधौली में समाजवादी का जो वोट है वो 0 है। देखिए, इसके पहले संजय जायसवाल लड़े कांग्रेस से, 55,000 वोट पाके कांग्रेस के विधायक बने। वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। 55-56 हजार के करीब, वो 60 हजार के करीब संजय जायसवाल को वोट कांग्रेस से मिला था, वो विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से ही विधायक बने थे। 2017 में जब वो बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सईद खान जी वहां से चुनाव लड़े। सईद खान को 52,000 वोट मिला। तो वहां पे कांग्रेस के पास में सबसे अच्छे वर्कर्स हैं और सबसे अच्छे लोग हैं। वहां पे आराम से कांग्रेस का पूरा प्रभुत्व है। अच्छा, पहली बार आप जो है रुधौली विधानसभा से जोर आजमाइश कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या चुनौतियां हैं, लड़ाई किससे है आपकी? देखिए, अभी लड़ाई कोई क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, बसपा ने अशोक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। अभी बाकी के 2 टिकट आना बाकी हैं। जनता
अभी कोई डिसीजन पे नहीं ले रही है, ना वहाँ कोई लड़ाई बनी है। मैं ही घूम रहा हूँ और जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है। अब मेरी लड़ाई किससे होगी? जब बाकी के पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। मतलब कैंडिडेट पे चुनाव होगा, आपके चेहरे पे नहीं? नहीं, मेरे चेहरे पे तो मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मुझे जनता हाथों हाथ ले रही है। लेकिन आपने कहा किससे लड़ाई होगी? लड़ाई मानते हैं आप? लड़ाई तो होगी ना, जब सभी दल लड़ रहे हैं तो लड़ाई तो होने वाली है। कोई एक तरफा चुनाव थोड़ी होने वाला है, लड़ाई तो होनी है। अभी क्लियर नहीं है मतलब? नहीं नहीं, जनता उपाभोग में है कि भाई कभी बाकी दो पार्टी के कैंडिडेट नहीं आए हैं, कौन कैंडिडेट आएगा कौन नहीं आएगा। तो जो राजनीतिक समीकरण लगाने वाले राजनीतिक पंडित हैं, वो दिन भर यही बैठ के चौराहे पे बात कर रहे हैं। देखिए 2000-3000 लोग होते हैं जो बैठ के दिन भर चौराहे पे इस तरीके के राजनीतिक बातें करते हैं। बाकी रुधौली विधानसभा कृषि बाहुल एरिया है, लोग अपने गन्ने के खेत में होते हैं, लोग अपने खेती किसानी में होते हैं, लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ राजनीति से मतलब नहीं होता है। हमने जब युवा की मीटिंग किया तो मैंने एक बार काशिफ भाई अब की बार देखा है कि जब मैंने बेरोजगारी के मुद्दे को छेड़ा, विकास की बात मैं करने लगा, युवाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की बात करने लगा, तो वो वर्ग हमारे साथ जुड़ा जो राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता था। खेती किसानी करने वाला, घर में मजदूरी करने वाला, ऐसे वर्ग के घर के जो युवा थे वो बहुत तेजी के साथ मेरे साथ जुड़े कि अब मुझे अपने गांव में ही कोई काम मिल जाएगा और मुझे अपना यहीं पे हमारा तरक्की हो जाएगा। इस तरीके का लोगों का झुकाव हमारी तरफ बढ़ा है। बिल्कुल सर, ये जानना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है इस वक्त। पहले तो बड़ी पार्टी है, बहरहाल हुआ करती थी, लेकिन अभी इस वक्त जो है भाजपा नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे विपक्ष में अगर कांग्रेस है। ऐसे में जो कांग्रेस की नीति है वो आप किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचा पा रहे हैं? देखिए ये जो सरकार थी, जनता को, देखिए कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन का लोगों को अधिकार दिया। कांग्रेस बहुत भोली पार्टी है। कांग्रेस ने अपने जनता को सभी प्रकार का अधिकार दे दिया। बीजेपी जो आज सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाकर एक डर दिखाकर आगे आई है। तो बीजेपी ने लोगों को डर दिखाया और लोगों को बांटा। दूसरी चीज उसने ये कहा कि भाई जो कांग्रेस सरकार 2014 तक कर रही थी वो बहुत, उससे मैं अच्छा करूंगी। क्योंकि देखिए पूरा जब राइट टू इंफॉर्मेशन आने के बाद में, मीडिया जगत में इतना ज़्यादा वो करने के बाद में, जब आदमी को ज़्यादा मिल जाता है तो और ज़्यादा की तमन्ना करता है। तो कांग्रेस ने 2004 से लेके 2014 तक जो सत्ता किया उसमें लोगों को बहुत कुछ दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक डेवलपमेंट किया तो लोगों को बहुत कुछ मिल गया। तो मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई इससे ज़्यादा देने के लिए अगर हम वादा करते हैं तो लोग हमारे पास आ जाएंगे। तो उन्होंने वादा कर दिया, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक पढ़े लिखे आदमी थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कोई अनर्गल बात नहीं करते थे। जो हो सकता है, जो कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, वही बातें वो धरातल पे कहते थे। और उन्होंने जो 5 साल 10 साल कहा वो करके लोगों को दिखाया। मोदी ने लोगों को ख्वाब दिखाया और हमारा जो यूथ वर्ग था उसने जोड़ा कि भाई अब एक ऐसी पार्टी आई है जो इतने बड़े बड़े बात कर रही है कि भाई 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब लाओ बीजेपी सरकार, इस तरीके के सब नारे दिए इन लोगों ने। तो लोग उसके अट्रैक्शन में आ गए। अट्रैक्शन में आने के बाद लोगों ने उनको वोट दे दिया। वोट देने के बाद में उन लोगों ने बहुत ही तरीके से जो हमारी लीडरशिप नई उभर के आई राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसको ऊपर इन लोगों ने दूसरी बार जब 2019 का चुनाव आया तो इन लोगों ने प्रोपोगंडा करके ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई इस समय कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है।
2 बार ये लोगों को बरगला के वोट पा लिए, लेकिन क्या हुआ? आज जनता समझ गई है कि भाई यही कांग्रेस है जिसको ये बुरा कह रहे थे। 55 रुपए का पेट्रोल ये 90 रुपए में बेच रहे हैं, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए में 90 रुपए में बेच रहे हैं, 36 रुपए किलो का जो सरिया मिलता था घर बनाने के लिए वो 72 रुपए में बेच रहे हैं। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, उल्टा इन्होंने महंगाई को डबल कर दिया। इन्होंने कहा था लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने सारे कल कारखाने बेच के पूरा कारपोरेट जगत को बेच दिया। सरकारी नौकरियों को दिन प्रतिदिन ये कम करते चले जा रहे हैं। अब जो युवा है वो देख रहा है कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोग पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार के पास जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ रही है। तो लोगों को भी उसको समझ में आने लगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाले हैं, कांग्रेस को अच्छी सीट मिलने वाली है। और मैं आपको ये बता दूं, वोट शेयर इतना कांग्रेस का बढ़ेगा कि 2024 में लहर चलेगी। 2022 में आप सरकार बना? हम सरकार बनाएंगे और 2024 में तो बेब चलेगा, बेब। ठीक है। मैं रुधौली विधानसभा पे वापस आता हूं देश की राजनीति से। रुधौली विधानसभा में आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वर्तमान जो विधायक हैं उनका बहुत दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो सड़कें क्यों टूटी हुई है? आप लोग भी अपना कैमरा लेके एक दिन निकलिए, देखिए। हम तो जाते रहते हैं अक्सर। तो क्या अच्छी सड़कें हैं? नहीं, हम इस बारे में भी बहुत ज्यादा आपसे तो मैं तो देख रहा हूं, अगर काम क्षेत्र में आप घूम रहे हैं अभी वर्तमान में, काम होता तो काम दिखता, काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर काम होता तो काम दिखता है। कोई भी, उन्होंने कहा मैंने बहुत काम किया, मुझे तो कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। युवा बेरोजगारी के लिए उन्होंने क्या काम किया भाई? कौन से कल कारखाने लगा दिए? कौन से ऐसे काम किया जहां युवाओं को नौकरी मिल गई, जहां रोजगार मिल गया? ऐसा कोई काम क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर होता तो मैं भी उसी विधानसभा का रहने वाला हूं, मैं रोज पब्लिक के टच में रहता हूं। लोग वो कितना भी कह लें, जितना वो पब्लिक के टच में नहीं रहते उससे ज्यादा मैं रहता था। उसका रीजन था कि मेरे क्षेत्र के लोग, आज 100 लोग जो आते थे वो कल दूसरे लोग आते थे। जब हॉस्पिटल एक ऐसा चीज है कि आज जो 100 लोग दिखाने आते हैं, कल दूसरे 100 लोग दूसरे आते हैं। तो हम लोग तो कंटिन्यू लोगों के कांटेक्ट में थे। सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का भरमार है, युवा बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, किसान बेहाल है, क्राइम का रेशियो इतना ज्यादा है कि हद से ज्यादा। अब वो ठीक है, उसको छिपाने के लिए ये लोग थाने पर उसकी एनसीआर दर्ज नहीं होने देते हैं। वो तो सेकंड बात है कि भाई सरकार को अपने आंकड़े मेंटेन करने हैं, लेकिन कहीं भी उनका विकास नहीं दिख रहा है, उल्टा उनका विरोध दिख रहा है। बसंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि 2022 में रुधौली विधानसभा के जो लोग हैं अगर जीत का सेहरा आपके सर पे बांधते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मुझे कोई 3 ऐसे काम आपसे जानने हैं जो रुधौली विधानसभा में जीतने के बाद आप सबसे पहले करना पसंद करेंगे। सिर्फ 3 काम। देखिए, रुधौली विधानसभा में जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम है युवा बेरोजगारी को खत्म करना। उसके लिए मैंने जमीन भी ले लिया है, शिलान्यास भी कर दिया है। और मेरा पहला क्या करेंगे? शिलान्यास करके वहां क्या लगाएंगे? 1 लाख लीटर का डेयरी प्लांट लगाऊंगा और मैं रुधौली विधानसभा में श्वेत क्रांति की शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुझे धरातल पे काम करना है। इसके बाद में वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी चालू करूंगा, क्योंकि देखिए मैं बिजनेस से आया हूं, मुझे पता है कि हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। एक तरफ इंडस्ट्री है, उद्योग है, वहाँ पे लोगों के काम करने वालों की संख्या कम है। दूसरी तरफ देखने जाओ तो युवा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि जब तक एकेडमी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ेगी तब तक एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होगा। तो एकेडमी को ट्रेनिंग सेंटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एचआर के काम की वैकेंसी दुनिया भर की है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी दुनिया भर की है, अकाउंट की वैकेंसी दुनिया भर की है, सीए ऑफिस में जीएसटी के काम करने वाले लड़कों की वैकेंसी दुनिया भर की है।
लेकिन हमारे लड़कों में वो तरीके की कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिससे कि वो काम उनको करना आए और तुरंत का तुरंत जाके वो डिजिटल इंडिया चलाया था मोदी जी ने, वो कागज पे है, धरातल पे नहीं। धरातल पे नहीं। उसके लिए देखिए काम करना पड़ता है। जैसे आज आप अपना न्यूज चैनल चलाते हैं तो आपके अंदर वो टैलेंट है, आप लेके बैठे हैं और खुद काम करते हैं। उन्होंने क्या डिजिटल इंडिया चला दिया, कोई कंप्यूटर का क्लास चलाने वाले किसी आदमी को उन्होंने दे दिया कि भाई तुम कौशल विकास में अपना ले लो। उसने क्या किया, लोगों को बुलाया, भाई कंप्यूटर में टाइप करना सिखा दिया। कंप्यूटर में टाइप करने से नौकरी नहीं मिलती है। जब आप कंप्यूटर का पूरा नॉलेज लेंगे और सॉफ्टवेयर पे काम करना जानेंगे तब आपको जॉब मिलेगा। तो हमको उस तरीके का कंप्यूटर एजुकेशन की दिशा में हम उस लेवल पे जाएंगे कि वहाँ सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाएंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाएंगे, तरह तरह का एचआर के काम उस पे काम करना सिखाएंगे। तो जिस तरीके की काम की डिमांड है, नौकरी की डिमांड है, उस तरीके की कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी में हम उनको काम सिखाएंगे। चलिए ठीक है, दो काम हो एकदम गया, आसान काम है ये। दो काम हो गए। एक तो आपने सीधे सीधे रोजगार से जोड़ा युवाओं को डेयरी प्रोडक्ट से, दूसरा आपने टेक्निकल यानी कंप्यूटर से जोड़ा, तीसरा कौन काम? तीसरा काम ये है कि देखिए, मैं एक लॉजिक जानता हूँ कि एक आदमी अपने कमाई के पैसे से मकान बनाता है तो वो 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक, 15 साल चलता है। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जो इसी साल सड़क बनती है और इसी साल टूट जाती है? तो मैं पहला काम ये करूंगा कि जितना पैसा विकास के लिए आएगा वो 100%, चाहे वो सड़क निर्माण के लिए आए, चाहे जिसके लिए आए, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लगेगा। और मैं अपनी तरफ से रोड रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन नाम की संस्था बना के और एक ऐसी टीम रखूंगा अपने पास में कि जो रोड निर्माण करने के लिए जो गवर्नमेंट जिनको ठेकेदारी देती है वो मेरे क्षेत्र में काम करने आएगा। तो मैं उसको देखूंगा कि वो मानक के अनुसार उस सड़क को बना रहा है कि नहीं बना रहा है। उसको उस तरीके का काम करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से वो काम करेगा तो जो सड़क आज बनती है वो 5 साल तक नहीं टूटेगी। ये नया इनोवेशन है आपकी तरफ से, काफी कारगर भी हो सकता है। 100% कारगर होगा। मेरा क्षेत्र है, मैं उससे कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, मैं करप्शन तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो चाय भी नहीं पीनी है जनता के विकास के पैसे की। मुझे ऊपर वाले ने चाय पीने के लिए बहुत कुछ दिया है, मैं उसमें से चाय पीने वाला नहीं हूँ। मेरा ना उससे कोई कंप्लेन भी नहीं है, मैं उससे झगड़ा भी नहीं करने वाला हूँ। मैं तो उसको एक सिस्टम बनाऊंगा, भैया तुझे ठेका मिला है तो गवर्नमेंट ने कोई रूल्स तो डिसाइड किया होगा ना, भाई ये सड़क पटनी है तो कितने फुट डीप में तुझे जाके इसको खोदना है, कितनी गिट्टी डालनी है, कितनी मिट्टी डालनी है, बस तुझे मुझे फॉर्मेट दे दे। और मेरी रोड रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन के जो बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए लड़के जो घूम रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से जॉब पे रखूंगा। एक तरफ से रोजगार भी देंगे। हाँ, रोजगार भी दूंगा और वो जाके देखेगा, उसने ये मानक के अनुरूप जिसके लिए तुमको पैसा दिया गया है उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं उस हिसाब से काम कराऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ऐसे सड़क बनाते हैं लोग, कहीं चौराहा है, सड़क नीची है और लोग उसको बना देते हैं। उसी सड़क पे अभी सुबह देखोगे थोड़ा सा वो करेंगे, ऊपर से डामर मार के से लीप पोत के चले जाएंगे, एक पानी बरसात का एक लहरा भी गिरा, ऊपर का डामर साफ, नीचे की गिट्टी बाहर। अच्छा ये बताइए, रुधौली विधानसभा में आप पूरा घूमते हैं, क्या खामियां लगी आपको? आपने पूरा विधानसभा हमको लग रहा है लगभग इतने दिनों में कंप्लीट किया होगा, विधानसभा के हर गांव में आप गए होंगे। क्या कमियां आपको लगी कि विधानसभा में क्या कमी रह गई है जो विकास होना चाहिए था, या रुधौली विधानसभा जिस विकास का हकदार था आखिर कौन सा उसको वो नहीं मिल पाया, अब तक जो हकदार था वो उसको वो मौका नहीं मिल पाया या वो अवसर नहीं मिल पाया रुधौली विधानसभा को? देखिए, इसमें स्कूल हर गांव में है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हेल्थ के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में है, लेकिन उसमें प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। मैंने ये देखा, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन की आप बात करो, वहाँ पे शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक हैं भी उनको सरकार कोई ना कोई दूसरा काम थमा देती है।
तो जो बच्चों को जिसको एजुकेशन देना है वो लोग उसको दे ही नहीं पाते हैं। दूसरे काम तो हमको ये लगा कि हमारे बच्चों को, जो लोग अपनी इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करने, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज है, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, छोटे लेवल पे मॉन्टेसरी खोल के बैठे हैं, उनमें भी जो टीचर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए बच्चों की जो पढ़ाई का स्तर जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ये मैंने 2-3 समस्याएं देखी हैं, इसका भी निदान आना चाहिए। हेल्थ के सेक्टर में देखो, प्रॉपर हेल्थ सेंटर खुल गए हैं, सीएससी खुल गई है, पीएचसी खुल गई है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने सारी चीजें बनाई, गवर्नमेंट का सारा पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया वो बर्बाद है। जो काम जहाँ होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से काम करने से ये सब समस्याएं हल होती हैं। जब देखिए, लीडरशिप उसी को करना चाहिए जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोच हो। ये नेतागिरी एक सेवा का माध्यम है, ये कोई व्यापार नहीं है। तो आप अगर उसमें आए हो तो आप तरीके से अपना काम करो। आप जब अपर लीडरशिप ईमानदारी पे होती है तो वहाँ के अधिकारी भी, वहाँ के सारे लोग भी जब ये जान जाते हैं कि भाई यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करना चालू कर देते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे है, फिर से वही सवाल दोहराऊंगा मैं, कि लड़ाई किससे? अब टिकट लोगों का क्लियर हो जाने दीजिए। टिकट पे आप मानते हैं? हाँ, टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, बसपा का तो हो गया, कांग्रेस का हो गया, सिर्फ 2 बचे हैं, भाजपा और समाजवादी। भाजपा, समाजवादी, मतलब आप मानते हैं कि दोनों फाइट में हाँ, हैं? दोनों एक बड़ी पार्टी हैं, और यही 4 मुख्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी। अभी 2 पार्टी का टिकट क्लियर हुआ है। 2 पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ में बसे हुए हैं। अब उनका टिकट जब क्लियर होगा तब समीकरण बनेगा कौन किसकी तरफ जा रहा है। 1 महीने से कम का समय बचा है, 2 पार्टियों का टिकट अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे में 20 दिन में क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उनको अपने ऊपर अभिमान है। बीजेपी ये सोचती कि मेरे पास वर्कर है, लेकिन और समाजवादी भी यही सोचती मेरे पास वर्कर है। कांग्रेस के पास नहीं है क्या? कांग्रेस के पास भी है, लेकिन देखिए अभी 10 लोग टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, 10 लोग मांग रहे हैं टिकट समाजवादी से। इन्हीं लोगों ने अपने अपने टीम के लोगों को पार्टी का सदस्यता दिलाई हुई है। अब उसमें 9 को टिकट नहीं मिलेगा, 1 को मिलेगा। तो जो 9 लोगों ने अपने लोगों को पार्टी में लाके लेके आए हैं, वो 9 लोग विरोध करना चालू कर देंगे। बात फायदा किसको? ये बीजेपी इस मंसूबे में ना रहे कि मेरे पास बहुत बड़े उसका फायदा किसको? उसका फायदा जो अच्छा काम करने वाला, जो उम्मीदवार अच्छे से लड़ेगा। कौन होगा? मैं हूँगा। हाँ, आप ये मानते हैं कि वो सारा 100% मैं, मेरे साथ यूथ जुड़ा हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करके उनके साथ गए थे लोग। लेकिन इस बार लोगों को जो उनके साथ उनके वर्कर भी है ना, वो निराशा का वातावरण। लोकसभा का चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और रुधौली विधानसभा से पहली बार अपनी आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में रुधौली विधानसभा के जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनका दिल जीतने के लिए मतलब क्या कुछ ऐसा स्पेशल आपकी तरफ से? मैंने बताया तो 1 लाख लीटर का डेयरी प्लांट और कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी की स्थापना, युवाओं को रोजगार देना, यही मेन सबसे बड़ा अट्रैक्शन है और यही बड़ा रीजन है। वो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत तेजी से। मैंने नहीं सोचा था उतने ज्यादा तेजी से। वो लोग कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ यूथ के लोग, और आप मेरे प्रोग्राम में आइए, खाली यूथ का प्रोग्राम होगा, इसमें पुराने लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों ने मुझे ये आइडिया दिया, यूथ ने आइडिया दिया कि अब एक ऐसा प्रोग्राम करिए जिसमें सिर्फ यूथ हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करेंगे। आप युवा हैं, इस नाते आपसे ये सवाल हो रहा है। मैं युवा भी हूँ और मैं बिजनेसमैन भी हूँ, और उनको ये मालूम है कि ये आदमी हमको रोजगार दे सकता है, युवाओं के लिए काम कर सकता है, उनको ये विश्वास है। अच्छा, एमएम रुधौली विधानसभा में माइनॉरिटी का बड़ा वोट माना जाता है। ऐसे में एमआईएम के भी एक वहां पर नेता जो कि विधानसभा से अपना
किस्मत आजमाइश कर रहे हैं, वैसे में क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा की तरफ माइनॉरिटी के जो वोट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कहीं सेम तो नहीं लगाएंगे आपके वोट में या समाजवादी पार्टी पे? देखिए, मैं तो अब माइनॉरिटी पे आपने सवाल किया है, मैं बहुत माइनॉरिटी के गांव में गया और बहुत लोगों को मिला। अब उनकी पहली पसंद कांग्रेस है। वजह क्या है? वजह है कि उनको अब ये दिख गया है कि वो समाजवादी को देख लिया, ओवैसी को तो वो लोग बीजेपी का एजेंट मानते हैं। जैसे बी पार्टी जो विपक्ष कहते चली आ रही है, हाँ, आपकी वो बी पार्टी कहती है। मतलब उनको ये लगता है कि वोट काटेगा। अब माइनॉरिटी ये सोच रही है कि भाई ये कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ सकती है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। मतलब आपने ये मान लिया है कि रुधौली में आपकी जो लड़ाई है वो बीजेपी से है? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मान लिया हूँ। अभी आपने कहा। आपने माइनॉरिटी पे सवाल किया। अभी आपने कहा। आपने कहा माइनॉरिटी की सोच के बारे में आपने पूछा। मैंने इसीलिए आपको माइनॉरिटी की सोच बताई कि माइनॉरिटी का पूरा झुकाव कांग्रेस की तरफ है। मैं अगले बार, देखिए, मैं रुधौली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं रुधौली विधानसभा की बात करता हूँ। अगले बार जब हम लोग लड़ाने गए थे तब समाजवादी का उसका गठबंधन था, लेकिन जो अट्रैक्शन इस बार माइनॉरिटी का कांग्रेस के प्रति दिख रहा है। देखिए, जब आप वोट मांगने जाते हैं तो जब दिल में जो भावना रहती है वो पब्लिक के फेस पे आ जाता है। तो जब अभी हम लोग माइनॉरिटी के गांव में जा रहे हैं, जहां हम लोगों को पहले बैठने को नहीं मिलता था, वहां लोग बैठा के चाय पिला रहे हैं और प्रोग्राम ले रहे हैं। आज हमने 5 प्रोग्राम किया, उसमें 3 प्रोग्राम माइनॉरिटी के गांव में था। माइनॉरिटी आपके साथ, और कुर्सियां जितनी थी उससे 3 गुना लोग खड़े थे। मतलब इस समय पूरी तरीके से पूरा झुकाव माइनॉरिटी की कांग्रेस की तरफ है। बाकी तो लोगों के दिमाग में क्या है क्या नहीं है वो तो हर आदमी यहाँ का राजनीतिक है। मैं तो देखिए गुजरात में बिजनेस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ का आदमी का दिमाग बिजनेस की तरफ चलता है, वो ज़्यादा फोकस बिजनेस पे करता है। वोट डालना हुआ, 3 दिन बाकी रहा, उसने देखा कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, उसको वोट दे दिया, फिर अपने काम पे लग गया। ये उत्तर प्रदेश राजनीति का पीएचडी सेंटर है। यहाँ पे लोग अपना सीखते हैं, यहाँ के लोग सीख करके देश को राजनीति का एक मुहाना देते हैं। यहाँ के लोग राजनीति पे क्या होगा क्या नहीं होगा अपना समय खराब करके और कुछ भी करके उसमें चर्चा करते हैं। हर एक आदमी, मैंने देखा कि वो पूरी तरीके से उसमें एकदम घुला मिला है, परिपक्व है, उस तरीके की सोच रखता है। तो मतलब वो तो कुछ ना कुछ सोचता ही होगा भाई। चलिए, कॉफी विद काशिफ का एक अंतिम सवाल, आप रुधौली विधानसभा से जीत रहे हैं, 100% जीते। क्या लगता है किस लड़ाई किससे? फिर से वही सवाल है, लड़ाई किससे? टिकट आ जाने दीजिए, दोबारा मिलेगा कॉफी विद काशिफ की टीम आपसे दोबारा मिलेगी? जरूर जी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रुधौली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत चौधरी, जिन्होंने अपने विजन को साफ किया। और भी विधानसभाओं में और प्रत्याशियों के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।